मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी खेती की पहुंचे। जो हम रिसर्च अपने फील्ड पे करते हैं, जो नए अनुसंधान कार्य हैं, वो उन तक पहुंचे ताकि उसका लाभ अपनी खेती में ले सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो यह है कि फसल चक्र किस तरह से हमारे खरपतवारों को प्रभावित करता है और एक ही फसल चक्र लेने से कैसे खरपतवारों की समस्या बढ़ जाती है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये पूरा हमारा रिसर्च फील्ड है। यहाँ हम 2-3 क्रॉपिंग सिस्टम लेते हैं। मेज के बाद वीट लेते हैं, मतलब मक्के के बाद गेहूं लेते हैं। और एक में हम क्या करते हैं कि मक्के के बाद हम बरसीम लेते हैं और फिर मक्का लेते हैं। तो ये हमारा सिस्टम चलता है और इसको हम रोटेट करके लेते हैं। ये बेसिकली मेज बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम है जिसमें हमारी मुख्य फसल मक्का है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि अभी यहाँ जो ये है, यह बरसीम का एरिया है, ये बरसीम है और इस बरसीम को हम अभी काट रहे हैं और फरवरी में फिर हम काट करके यहाँ मक्का बोएंगे। और उधर जो पीछे की तरफ आप देख रहे हैं वो हमने मक्के के बाद गेहूं बोया है। तो ये पूरे खेत में पहले मक्का ही था, लेकिन मक्का काटने के बाद वहाँ गेहूं बोया है और यहाँ हमने गेहूं नहीं बोया है, यहाँ हमने बरसीम बोई है और इस बरसीम के बाद हम मक्का लेंगे। तो हम ये खेत बदलते रहते हैं, कभी बरसीम लेते हैं और कभी हम गेहूं लेते हैं। ये जो आप खेत देख रहे हैं जहां मैं खड़ा हूं, इसके पीछे इधर हमने बरसीम पहली बार ली है। मतलब उससे पहले हम गेहूं लेते थे, लेकिन इस बार हमने यहाँ गेहूं नहीं लिया है, हमने यहाँ बरसीम उगाई है और इस बरसीम को काटने के बाद हम मक्का बोएंगे। तो यहाँ इस वाले एरिया में बरसीम पहली बार बोई गई है। अब इधर वाला जो एरिया देखते हैं आप, ये जो क्षेत्र है इसमें भी बरसीम बोई गई है, लेकिन इसमें हम करीब 4 सालों से बरसीम को उगा रहे हैं। तो अंतर आप देखेंगे ये कि यहाँ जहां हम 4 साल से बरसीम उगा रहे हैं, ये पूरे खेत में देखिए आप, ये घास फैल गई है। इसे पोआ एनुआ इसका वैज्ञानिक नाम है, या इसे ब्लू ग्रास भी कहते हैं, मिडो घास भी इसे कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को कवर करती जा रही है और ये घास बरसीम के साथ उगती है। अब बरसीम की कटाई इस समय चल रही है और आप ये देख सकते हैं कि ये जो घास है जिसे हम ब्लू ग्रास कहते हैं या मिडो घास भी कहते हैं, इसके अंदर फूल बन करके ये बीज बनना शुरू हो गया है। अब ये बीज झड़ रहा है इसका, तो जब तक ये बरसीम पूरी कटेगी तब तक इसका बीज नीचे आ जाएगा। तो ये जो घास है अपना जीवन चक्र पहले ही पूरा कर ले रही है बरसीम कटने तक। तो ये घास का बीज जमीन में चला जा रहा है, अगले साल हम बरसीम उगाएंगे तो ये फिर बरसीम के साथ उगाएगा और इसकी एरिया खरपतवार का बढ़ता जाएगा और ये घास पूरे क्षेत्र को धीरे धीरे कवर कर लेगी। यही रीजन है कि आप ये देखिए कि इस वाले क्षेत्रों में पूरा बरसीम की जगह यही घास छा गई है और इसका कारण यही है क्योंकि इसका बीज बरसीम की कटाई से पहले बन जाता है और फिर वो नीचे चला जाता है और बरसीम हम बोएंगे। और कुछ खरपतवार फसल के साथ बहुत अच्छा उगते हैं और ये जो खरपतवार है बरसीम के साथ बहुत ही अच्छा उगता है। इसका वैज्ञानिक नाम पोआ एनुआ है, जिसे हम ब्लू ग्रास भी कहते हैं या मिडो घास भी कहते हैं हम। तो ये बरसीम हमने 4 साल से ले रहे हैं, तो याले क्षेत्र में हमको बरसीम का अच्छा उत्पादन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये घास बढ़ गई है। अब ये घास क्यों बढ़ गई है? क्योंकि ये जो हम पानी देते हैं या जो सॉइल का जो स्थिति है या जो इसकी माइक्रो क्लाइमेट है या इस बरसीम के साथ जो इसका एसोसिएशन है वो अच्छा है। बरसीम इसको उगने के लिए फेवर करती है। बहुत इस तरह की कंडीशंस होती हैं कि एक फसल दूसरे खरपतवार को उगने में हेल्प करती है। तो इसी कारण से बरसीम में ये उग रही है और बरसीम कटने से पहले ही इसके अंदर का बीज बन जा रहा है, वो जमीन में चला जा रहा है, तो इसका सीड बैंक बढ़ता जा रहा है। अब इतना ज्यादा सीड बैंक हो गया है कि हम बरसीम उगा जब डालते हैं, बीज डालते हैं, तो पहले ये घास उग जाती है और बरसीम कम उगती है। उसके बाद जहां हम सीड ज्यादा भी डाल भी दे रहे हैं तो ये घास ज्यादा उग करके ऊपर आती है और बरसीम कम रह जाती है। तो ऐसे क्षेत्र जहां आप लगातार बरसीम उगा रहे हैं वहां इस घास की समस्या आ रही है। अब ये देखिए, ये जो क्षेत्र है यहां भी हम पिछले साल से कई सालों से बरसीम उगा रहे हैं, ये घास बढ़ रही है। लेकिन इधर का जो एरिया है ये हमने पहली बार बरसीम में लिया है। तो आप देख सकते हैं बरसीम की फसल अच्छी चल रही है और खरपतवार उतने नहीं है। खरपतवार हैं, घास तो आएगी, ये तो प्राकृतिक है, प्रकृति है, फसल के साथ घास तो जरूर आएगी, लेकिन इतनी घास नहीं आई है। अब देखिए इसके अंदर भी है ये घास, लेकिन ये घास कम है। अब क्या होगा कि इसका बीज नीचे गिर जाएगा
इस घास का, और ये बीज जाकर के अगले साल जमेगा, फिर हम बरसीम बोएंगे, फिर इसका बीज ये बीज से जमेगा, फिर इसका बीज बनेगा। तो 3-4 सालों में क्या होगा, बरसीम की जगह ये घास ज्यादा आने लगेगी, कि जैसे कि इस क्षेत्र में हो रहा है। तो इसलिए हमको अपनी फसल बदलनी चाहिए। ये एक उदाहरण तो मैंने आपको बरसीम का दिया है। इसी तरह से दूसरी फसलों के साथ भी होता है कि किस तरह से एक फसल दूसरे फसल को बढ़ावा देती है। अगर हम उसकी बात करें, गेहूं की बात करें, तो गेहूं के साथ फेलिस माइनर और बथुआ बढ़ता है। जहां जहां आप गेहूं बोएंगे और फेलिस माइनर जो गेहूं का मामा है, जिसे मंडूसी भी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा निकलती है। और जो बथुआ है वो बहुत ज्यादा निकलता है। इसी तरह धान के साथ इकाइनोकुलवा की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। मक्के के साथ मोथा बहुत रहता है। गन्ने के साथ भी मोथा बहुत ज्यादा निकलता है। तो ये एक फसल दूसरे खरपतवार को किसी न किसी तरह से हेल्प पहुंचा देती है, चाहे हमने सिंचाई के माध्यम से पानी उसको अच्छा मिल जा रहा हो या खाद अच्छी तरह मिल जा रही हो। तो ये एक वीड्स का क्रॉप के साथ एसोसिएशन रहता है। ये क्रॉप बाउंड वीड्स होते हैं जो फसल के साथ रहते हैं। अब बरसीम के साथ ये पोआ एनुआ आ रहा है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस खेत में जहां हम, आप दूर तक देखिए, बरसीम आपको बहुत अच्छी नजर आएगी, क्योंकि यहाँ हम इस सीजन में हमने पहली बार बरसीम लिया है। और यहाँ आप इधर देखेंगे, ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें बरसीम हम पिछले 4 सालों से ले रहे हैं। तो बरसीम कम हो गई है, घास ज्यादा हो गई है। तो अब हमको, अगर अगले साल हम फिर इसमें लेंगे, बरसीम लेंगे, तो ये घास और ज्यादा हो जाएगी, बरसीम कम मिलेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस समस्या से बचने के लिए हम क्या करेंगे, अगले साल हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेहूं लेंगे और बरसीम को हम उस क्षेत्र में लेंगे। तो 2-3 साल के बाद हम अपना ये खेत इस तरह से बदल देंगे, फसल से बदल देंगे। खेत तो हम नहीं बदल सकते, फसल का जो एरिया है वो हम बदल देंगे। अब अगले साल भी हम इसमें बरसीम बोएंगे, घास ये आएगी, इस बार से थोड़ी सी ज्यादा आएगी, और तीसरे साल में फिर हम इस खेत को बदल देंगे, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, गेहूं ले लेंगे। तो इस तरह से अब फसलों की अदला बदली करके आप खेत में खरपतवारों की समस्या को कम कर सकते हैं। अगर आप एक ही फसल लेते रहेंगे, एक ही उसमें, तो घास ज्यादा निकलेगी। अब उस घास को मारने के लिए आप क्या करेंगे, केमिकल्स डालेंगे, हर्बिसाइड डालेंगे, उससे आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ेगा। फिर वो हर्बिसाइड का रेजिड्यू भी जमीन में जाता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो इसमें हर तरह से हमें नुकसान ही होता है। जब हम खरपतवारों को रसायनों से नियंत्रित करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है, खेती का खर्चा भी बढ़ता है। तो इससे अच्छा ये उपाय है कि हम फसलों की अदला बदली कर लें। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण आपको बरसीम का बता रहा हूं, कि अब अगले साल अगर हम इसमें बरसीम लेंगे तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम यहाँ गेहूं ले लें, और जहां उधर पीछे गेहूं हो रहा है वहां हम बरसीम ले लें। तो आप इसी तरह से अपने खेतों में, भले ही थोड़े से एरिया में, 10% एरिया में, 20% एरिया में, 25% एरिया में फसलों को जरूर बदल दें। एक ही फसल आप लगाते रहेंगे कई सालों तक, तो खरपतवारों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी। आपका उसको कंट्रोल करने के लिए खर्चा बहुत बढ़ेगा, आपको बहुत हर्बिसाइड डालने पड़ेंगे, प्री इमरजेंस डालना पड़ेगा, पोस्ट इमरजेंस डालना पड़ेगा, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होगा, हाथ से निराई करनी पड़ेगी, गुड़ाई करनी पड़ेगी, खर्चा आपका बढ़ता जाएगा। तो खरपतवारों को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता, वो खेती के साथ खत्म नहीं हो सकते। हम सोचें कि खरपतवार शून्य हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति में सभी जीव हैं, सभी पेड़ हैं, सभी पौधे हैं, वो उगते हैं। हवा से उड़ के बीज आता है, चिड़ियां बीज लाती हैं, खेत में बीज आने के बहुत माध्यम होते हैं। सबसे बड़ा माध्यम तो ये हवा से उड़कर ही आते हैं, बहते हुए पानी से आते हैं। चिड़िया अपने चोंच में लेकर के आती हैं या खाती हैं, तो वहां खेत में गिर जाता है। तो आप ऐसा सोचें कि हमारे खेत में खरपतवार शून्य हो जाए, बिल्कुल भी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हम खरपतवारों की संख्या को नियंत्रित कर सकते हैं कि हमारी उपज पे उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। तो उसके लिए हम वीड कंट्रोल, वीड मैनेजमेंट अपनाते हैं। बहुत तरीके होते हैं, और एक तरीका यही है कि हम अपने फसलों को जो खेत में अदला बदली करके बोएं, ताकि उनका जो बीज है वो अगले सीजन में नहीं जमे। अब इसका जो पोआ एनुआ है, इसका बीज जमीन में चला गया है। अगर हम अगले साल इसमें गेहूं बोएंगे, तो गेहूं की इकोलॉजी अलग है, गेहूं के पौधों की बढ़वार अलग है, उसकी लंबाई ज्यादा है, उसकी पानी की रिक्वायरमेंट बरसीम से अलग है, उसकी जो फर्टिलाइजर हम देते हैं वो अलग है। तो ये पोआ एनुआ गेहूं के साथ उतना नहीं उग पाएगा। बीज जमेगा लेकिन पौधा चल नहीं पाएगा गेहूं के साथ, क्योंकि वो उसके साथ एडजस्ट नहीं है। ये पोआ एनुआ बरसीम के साथ एडजस्ट हो गया, इसलिए बढ़ रहा है। यही रीजन होता है कि ये खरपतवार एक फसल के साथ तो चलता, लेकिन दूसरी फसल के साथ नहीं चल पाता, क्योंकि उस फसल की छाया अलग है, उसकी पत्तियां अलग हैं, उसका पोषक तत्वों को लेने का तरीका अलग है, उसकी लंबाई अलग है, उसकी पोषक तत्वों को जो हम देते हैं वो अलग है, उसके उगाने का तरीका अलग है, उसको बोने का समय अलग है, उसकी सिंचाई की जो संख्या होती है वो अलग है। तो इस तरह से
एक खरपतवार अगर एक फसल के साथ चलता है तो दूसरी फसल के साथ उतना अच्छा नहीं चल पाता है। इसलिए हमको खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए फसलों का हेरा-फेरी जरूर करना चाहिए, जिसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। फसल चक्र बदलना बहुत जरूरी है, आप इसको बदलें तो इससे हमें खेती में फायदा होता है। आशा है ये मेरी बात आपकी समझ में आई होगी, किस प्रकार फसल चक्र बदलने से, क्रॉप रोटेशन चेंज करने से हम खरपतवारों की संख्या को कम कर सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जो खासतौर से मैंने किसान भाइयों के लिए बनाई है। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बीएससी, एमएससी, पीएचडी के कोर्सेज से, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।